ना झुकने दिया तिरंगे को, ना झुकने दिया तिरंगे को, ना युद्ध कभी हम हारे हैं। भारत माँ तेरे पूर्व सैनिक फिर किस गम के मारे हैं, फिर किस गम के मारे हैं। दोस्तों, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उन्हें अलमीरा के किसी कोने में दबा दिया जाता है, ना दिखें इसलिए छुपा दिया जाता है, कहीं पहनने ना पड़ जाएं इसलिए उनका पोछा बना दिया जाता है। यही हाल आज भारत के वीर सपूतों का किया जा रहा है, जो कभी भी कहीं भी अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। आज रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपने हक के लिए सालों सड़कों पर बितानी पड़ रही हैं, जिनके बारे में महान कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने क्या खूब लिखा है पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के माध्यम से। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर पर हेहर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावें वीर अनेक, जिस पर जावें वीर अनेक। दोस्तों, 1973 में जब थर्ड पे कमीशन आया था तो उससे पहले भारतीय सेना में जेसीओ और जवानों की पेंशन 70% हुआ करती थी, लेकिन थर्ड पे कमीशन में उसे घटाकर 50% कर दिया गया और तर्क यह दिया गया ये पेंशन सिविल सर्वेंट की तुलना में ज़्यादा है। ये ज़्यादा इसलिए होती थी क्योंकि जवानों को अर्ली एज में रिटायर्ड कर दिया जाता है ताकि फौज जवान बनी रहे, यानी कि फौज की जो औसतन एज है वो यंग हो। दोस्तों, जब इसका व्यापक लेवल पर विरोध किया गया तो ये कह के इसकी भरपाई की गई कि हम जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। इस तरीके से OROP का जन्म हुआ। लेकिन 1973 से लेके और 2014 तक 40 साल से भी ज़्यादा तक पूर्व सैनिक जवान इसके लिए लड़ते रहे। दोस्तों, 1 जुलाई 2014 को 1 रैंक 1 पेंशन अस्तित्व में आई, लेकिन अपने साथ साथ बहुत सारी खामियां भी लेकर आई। उन खामियों को दूर करने के लिए पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी जी की अध्यक्षता में 1 मैन जुडिशियल कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी को 6 महीने का समय दिया गया। माननीय न्यायाधीश जी ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सुपर्द कर दी, लेकिन गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट पर कोई विचार नहीं किया, कोई विमर्श नहीं किया और ना ही उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया और बिना ये सब किए OROP 2 का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पुराने पूर्व सैनिकों की जो पेंशन नए वालों के साथ बढ़नी चाहिए थी, अब पुराने वाले पूर्व सैनिकों की पेंशन ज़्यादा रही और नए आने वाले रिटायर्ड पूर्व सैनिकों की पेंशन उनसे कम हो गई। और इतना ही नहीं, रिजर्विस्ट की अनदेखी की गई, विडो पेंशन में नेग्लिजिबल बढ़ोतरी हुई, डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर भी भेदभाव हुआ और प्रीमेच्योर जो रिटायर्ड आए हुए पूर्व सैनिक हैं उनको OROP के बेनिफिट से वंचित रखा गया। इस तरह के और भी सारी विसंगतियां थीं। तो दोस्तों, इन्हीं सब कारणों के चलते हुए संपूर्ण भारत के पूर्व सैनिकों के अंदर जो असंतोष था उसको लेकर 14 नवंबर 2022 को जंतर मंतर पर लगभग 70 संस्थाओं की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि 20 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा जाएगा, जिसको लीड किया साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने। और इसके साथ साथ OROP की जो विसंगतियां थीं, इसी के साथ में अदर एनोमलीज को भी ऐड कर दिया गया, जैसे एक समान मिलिट्री सर्विस पे, CHD के अंदर भेदभाव, ECHS में भेदभाव इत्यादि इत्यादि। इसको साबका ने लीड किया और बाकी संस्थाएं भी एक के साथ एक जुड़ती गईं और 3 अप्रैल को पहली कॉल दी गई महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम
माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय रक्षा मंत्री जी के नाम संपूर्ण देश के जिलाधीशों के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। जो विसंगतियां हुई हैं ओआरओपी में और उसके साथ अदर विसंगतियों को लेकर, और जब ये मूवमेंट बड़े लेवल पर पहुंचा तो ये महसूस किया गया कि अब इसके लिए नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाए। इस तरह 9 अप्रैल 2023 को एनडी तिवारी भवन के अंदर संपूर्ण भारत से आए पूर्व सैनिकों ने मिलके फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का गठन किया। 9 अप्रैल 2023 बड़ा ही शुभ दिन था, जिस दिन पूर्व सैनिकों ने अपने लिए एक संस्था का गठन किया। उसी दिन 6 महीने के लिए अध्यक्ष कमेटी का गठन किया गया, जिसके प्रेसिडेंट चुने गए सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर, सेवानिवृत्त। साथियों, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस का लोगो तैयार किया है एक युवा डिपेंडेंट वर्किंग प्रोफेशनल नितिन कुमार ताला ने। फेडरेशन का लोगो तीनों सेनाओं के पराक्रम को दर्शाता है, जिसमें भारत में निर्मित जल सेना का अभिमान आईएनएस विक्रांत, थल सेना का स्वाभिमान अर्जुन टैंक व वायु सेना की शान तेजस फाइटर जेट लोगों में विद्यमान हैं। फेडरेशन की आत्मा है इसके बायलॉज, कायदे कानून, जिनको कड़ी मेहनत से तैयार किया है वेटरन राजदीप वर्मा जी व वेटरन पवन कुमार सैनी जी ने। एफवीए की सारी शक्तियां गवर्निंग काउंसिल के हाथ में हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव ये तो मात्र गवर्निंग काउंसिल द्वारा एफवीए की गतिविधियों को संचालित या कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त मात्र हैं। एफवीए की गवर्निंग काउंसिल एफवीए से एफिलिएटेड जितनी भी संस्थाएं हैं उनके प्रेसिडेंट और एक डेलीगेट से मिलकर बनी हैं, और इन्हीं की मेजॉरिटी से एफवीए की गतिविधियां निर्धारित होती हैं। अब तक 150 से अधिक संस्थाएं एफवीए के साथ जुड़ चुकी हैं और ये गिनती बढ़ती ही जा रही है। और बढ़े भी क्यों ना, देश के पूर्व सैनिकों ने एक साथ एक मत एक मन बना लिया है, और अब पूर्व सैनिकों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक मंच मिल चुका है। अब तक फेडरेशन की जो सफल गतिविधियां हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। 3 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी को विसंगतियों से रिलेटेड ज्ञापन दिया जिलाधीशों के द्वारा, और 30 अप्रैल को जनप्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण भारत में फिर से वही ज्ञापन दिया महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी को। 30 मई को तहसील लेवल पर एसडीएम और तहसीलदारों के माध्यम से फिर से वही ज्ञापन दिए, और 2 जुलाई को संपूर्ण भारत में सभी जिलाधीश कार्यालयों पर एक दिन की भूख हड़ताल करके पूर्व सैनिकों ने अपनी विसंगतियां सरकार को याद दिलाईं। 16 जुलाई को जयपुर में फेडरेशन के अध्यक्ष वेटरन अर्जुन सिंह राठौर और उनकी टीम ने फर्स्ट ऑल इंडिया डेलीगेट्स मीटिंग का आयोजन किया, जहां पर फेडरेशन के बायलॉज का सबके सम्मुख पॉइंट टू पॉइंट उल्लेख किया और सभी एफिलिएटेड संस्थाओं के विचार लिए, ताकि आगे की रणनीति सुचारू व पारदर्शिता के साथ आगे चले। अब आता है वो ऐतिहासिक दिन 23 जुलाई 2023 का, जब जंतर मंतर पर पूरे देश के पूर्व सैनिकों का सैलाब उमड़ पड़ा। जंतर मंतर से 1-1 किलोमीटर चारों तरफ सड़कें जाम हो गईं। इतने पूर्व सैनिक एकत्रित हुए, और सबसे खुशी की बात यह रही, इतनी विशाल रैली शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इसके बाद फेडरेशन के साथ एफिलिएटेड संगठनों ने जनप्रतिनिधियों के साथ कभी रक्षा मंत्री जी को पूर्व सैनिकों की विसंगतियों से अवगत कराया, कभी अन्य मंत्रियों को विसंगतियों का ज्ञापन दिया, तो कभी जनप्रतिनिधियों के बड़े बड़े मंच से पूर्व सैनिकों की विसंगतियों को उठाया। इस तरह पूरे देश में पूर्व सैनिकों के आंदोलन की ब्यार जोर शोर से बहने लगी। साथियों,
पूर्व सैनिकों की मांगों को पूरा होता देख एक षड्यंत्र के तहत अचानक कुछ असामाजिक तत्वों ने जंतर मंतर से फेडरेशन के बैनर को हटा दिया और सरकार को यह संदेश देने में कामयाब हुए कि पूर्व सैनिक एक नहीं है, पूर्व सैनिकों में एकता का अभाव है। इस घटना के बाद फेडरेशन की दूसरी ऑल इंडिया डेलीगेट्स मीटिंग का आयोजन 17 सितंबर को कठुआ जम्मू कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वेटरन ज्ञानचंद पठानिया जी, वेटरन मनोहर लाल और उनकी टीम ने आयोजन किया। कठुआ मीटिंग में ही फेडरेशन के चुनाव की घोषणा कर दी गई, क्योंकि एडहॉक कमेटी का 6 महीने का समय पूरा हो चुका था। इस तरह 24 सितंबर 2023 को मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट जी.के. पाठक जी एवं उप चुनाव अधिकारी वी.के. कटारिया जी ने बड़ी ही पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन इलेक्शन कंप्लीट कराया। पूरी प्रक्रिया में पूर्व सैनिकों द्वारा दिए गए चंदा से एक भी पैसा खर्च नहीं किया, जो कि अपने आप में यह कार्य न सिर्फ काबिले तारीफ है, बल्कि जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साथियों, चुनाव के बाद फेडरेशन ने क्रांतिधारा मेरठ में 19 अक्टूबर को एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसको ऑर्गेनाइज करने की मुख्य भूमिका में थे वेटरन मुकेश कुमार सांगवान एंड उनकी पूरी टीम, जो कि वाकई बधाई के पात्र हैं। साथियों, इस तरह फेडरेशन की जर्नी आगे बढ़ती गई और अंततः 8 अक्टूबर 2024 को फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ और FVA फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस बनी एक लीगल एंटिटी। रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद 20 अक्टूबर 2024 को वेटरन राजदीप वर्मा जी और वेटरन लोकेंद्र सिंह जी की टीम ने ग्रेटर नोएडा में फिजिकल मैनेजमेंट काउंसिल की मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अब फेडरेशन की गवर्निंग काउंसिल का आयोजन करना चाहिए, ताकि फेडरेशन की जो आत्मा है यानी इसके बायलॉज, उनके अनुसार पूर्व सैनिकों के हित में आगे की कार्रवाई को बढ़ाया जा सके। इसी कड़ी में 12 जनवरी 2025 को पूर्व सैनिक संघर्ष समिति आगरा द्वारा नेशनल डेलीगेट्स मीट का आयोजन किया गया, जहां पर पूर्व सैनिकों की तरफ से अनेक मुद्दे उठाए गए, जैसे JCOs को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी पद पर नियुक्त किया जाए, कंटोनमेंट में प्राइवेट दुकानें केवल पूर्व सैनिकों को ही दी जाएं, जवानों को इलाज के दौरान एम्पैनल अस्पतालों में प्राइवेट रूम की सुविधा दी जाए, इत्यादि इत्यादि। साथियों, वो निकले तो अकेले ही थे, लेकिन लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। ये सारी की सारी फेडरेशन की अब तक की सफल गतिविधियां हैं। सभी पूर्व सैनिक जो अभी तक किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े, वो संगठन के साथ जुड़े। जहां संगठन ना हो वहां संगठन बनाएं। FVA के साथ एफिलिएट हों। FVA की शक्ति बढ़ेगी तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। जब आप सब एकत्रित हो जाएंगे तो फिर आपकी मांग उठाने के लिए FVA और ज़्यादा मजबूत होगा, और जो आपके साथ विसंगतियां हो रही हैं उनका समाधान होने के लिए FVA को और शक्ति मिलेगी। एकता में ही शक्ति होती है। जिसके पास जनता है उसकी हर कोई सुनता है। मैं यहाँ चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आपने अपना पूरा जीवन अपने स्वदेश के लिए, सेवा के लिए दिया है। अब समय है आपको अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर एक साथ खड़े होने का। ये आवाज़ आपको हर पूर्व सैनिक तक पहुंचानी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।